Hello students, we are discussing in this session exercise 11A जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था। समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है। अंग्रेजी में इस यूनिट का नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रल। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इनडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है। सबसे पहले 16th सेंचुरी में लेबनीज ने बनाया फॉर्मूला डेफिनेट इंटीग्रल का एरिया फाइंड करने के लिए। अब वो थोड़ा सा उनके मेथड्स बड़े थे, एज ए सम ऑफ लिमिट्स मेथड्स है, अब आज भी है, चल रहा है वो, ठीक है। मगर न्यूटन ने उन्हीं मेथड्स को बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व किया, मतलब सिंपल वे में सॉल्व करके आंसर निकाले। मगर सॉल्व करते समय कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। फंक्शन इक्वल आ रहे थे मगर कांस्टेंट वैल्यू में माने अचर संख्या में परिवर्तन आ रहा था, चेंजेस आ रहे थे। इसलिए उन्होंने इसको बैलेंस किया इंटीग्रल कांस्टेंट लगा के। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम इंटीग्रल में ये पढ़ते हैं, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अब सवाल पैदा उठता है कि ये सी क्यों लगाया, न्यूटन ने लगाया। मैं अवेल एक एग्जांपल दे के बताऊंगा कि इंटीग्रल कांस्टेंट लगाना कंपलसरी क्यों है, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़ा सा इस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करें। इस साइन को हम बोलते हैं इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल साइन। और ये जो यहाँ फंक्शन दिखाई दे रहा है x की पावर, उसको बोला जाता है इंटीग्रैंड, ठीक है, समाकल्य। और dx का मतलब होता है कि इसका जो इंटीग्रेशन किया जा रहा है वो x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलेंगे और हमारा जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले के बारे में और बताएं। n की वैल्यू यहाँ पर सब कुछ, कोई भी रियल नंबर चल सकती है, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट n की वैल्यू क्या नहीं ले सकते हम, -1। अब -1 क्यों नहीं ले सकते, ठीक है, लेके देखते हैं। अगर मैंने यहाँ n की जगह -1 लिया और ये फॉर्मूला लगाया तो ये हो जाएगा x की पावर -1 + 1 -1 + 1, तो x की पावर 0/0 हो गया और ये हो गया इन्फिनिटी। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर इन्फिनिटी नहीं हो सकता, ठीक है। अब नहीं हो सकता तो फिर क्या करें, अब हम बताते हैं। नंबर तीसरा, अगर x की पावर -1 दिखाई दे तो उसको आप 1/x लिख लेना, और 1/x का इंटीग्रेशन log x + c, और j log में बेस e लगाना हो तो लगा दो, नहीं लगाया तो e बेस ही माना जाता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आंसर का, ठीक है, तो आंसर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको इंटीग्रैंड ये फंक्शन मिल जाएगा। देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और c का तो 0। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि ये इंटीग्रल कांस्टेंट लगाना कंपलसरी क्यों है। देखो ये थोड़े बेसिक कंसेप्ट हैं, इन्हें पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, वो तो बड़ा इजी वे में इस फॉर्मूले से होती जाएगी। एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक सारे सवालों में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अभी मेरे को ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि इंटीग्रल कांस्टेंट लगाना कंपलसरी क्यों है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे आपके और भी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, उदाहरण लिया, I = x + 1 का होल स्क्वायर dx। तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं आप होल स्क्वायर को ओपन करके, मतलब पॉलिनोमियल बहुपद बना के ही समाकलन करेंगे, ठीक है। तो मैं इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, x² + 2x + 1 dx, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग अलग फंक्शन पे इंटीग्रल साइन ले आएंगे। 2 कोफिशिएंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखना है, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन।
तो एक्स का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अब ये ध्यान रखना, देखो तो समझा दूं, एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है तो एक्स की पावर 6/6, एक पावर बढ़ा दो, हो गए, जितनी पावर ऊपर हो उतनी ही नीचे डिवाइड में दे दो। एक्स की पावर 10 का करना है तो एक्स की पावर 11/11 है ना, और एक्स की पावर -10 का करना है तो एक्स की पावर -/-9 हो जाएगी, क्योंकि हमें बढ़ाना है, मतलब -10 से +1 करेंगे तो -9 हो जाएगी। ओके, एक्स की पावर -8 का एक्स की पावर -7/-7, ठीक है, जितनी पावर हो उतनी डिवाइड में दे दो कोफिशिएंट को। तो इस तरह से इंटीग्रेशन हम करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, अभी तो हाल फिलहाल ये टारगेट चल रहा है कि इंटीग्रल कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है। चलिए, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 2 एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x। अब मैं ये भी क्लियर कर दूं कि 1 का इंटीग्रेशन x क्यों आया। देखो, 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, एक पावर बढ़ा माने x की पावर 1/1 है ना, तो लो 1 का इंटीग्रेशन x प्रूव हो गया है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन x। अभी मैं इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं लगा रहा, तो फिर क्या गलती होगी वो हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने आंसर इसका यहीं छोड़ दिया। अब इसी सवाल को देखो, एक्सरसाइज 11A में तो सारे सवाल इसी मेथड से करना है। आगे की एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि चलेगी, सब्स्टिट्यूट चलेगा, तो उस विधि से अब मैं इस सवाल को कर रहा हूँ, क्योंकि जब स्टूडेंट पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं, है ना, पूरी कैलकुलस कर लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसे पता नहीं होगा कि ये किस एक्सरसाइज का है, उसका माइंड कहाँ चलेगा, कैसे चले, वो उसके एट ए टाइम डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम इस सवाल को दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यही मेथड चलेगा, t=x+1। इसको डिफ्रेंशिएट करो, t का dt, x का dx। देखो बात एक ही है, dt/dx लिख दो तो अभी यही आ जाएगा। तो लेकिन अब इंटीग्रेशन में थोड़ा सा चेंज ले आओ डिफ्रेंशिएशन करने का, t का लिख दो dt और x का लिख दो dx, और 1 का हो गया 0। तुम सिंपल वे में पुराने तरीके से करोगे ना, dt/dx, x का 1 और 1 का 0, तो भी यही आ जाएगा। ओके, आ जाएगा। चलो, जब हम फंक्शन को t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये सारा t में चाहिए, बिल्कुल भी x दिखाई नहीं देना चाहिए। तो x+1 को t सपोज किया और dx की जगह रख दिया dt। ओके, अब t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आ गया। चलिए, अब t² का इंटीग्रेशन किया मैंने t³/3। अब t की वैल्यू रख दी मैंने, तो t कितना था अपना, x+1 का होल क्यूब, और इसका फॉर्मूला ओपन किया, x³ प्लस का 3x प्लस का 3x² है ना, x³ + 3x + 3x² और +1, ये फॉर्मूला ओपन हो गया। अब 1/3 का मैं डिवाइड दे देता हूँ, तो x³ प्लस का x प्लस का x² प्लस का 1/3, ये। अब प्रॉब्लम यहां दिखाई देती है, देखो क्या प्रॉब्लम दिखाई देती है। अगर किसी स्टूडेंट ने होल स्क्वायर ओपन करके किया तो इसका आंसर उसे दिखाई देगा ये x³ प्लस का x² प्लस x, और अगर उसने t सपोज करके दिया तो आंसर उसको ये दिखाई देगा। तो फिर बड़ा प्रॉब्लम, वो स्टूडेंट भी कंफ्यूज होगा, कॉपी चेक करने वाले सर भी कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे हो रहा है, कि सवाल एक ही, मेथड अलग होने पर अलग अलग आंसर। तो न्यूटन ने इस समस्या का सॉल्यूशन दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि चाहे आपका, देखो फंक्शन आपका बिल्कुल सेम टू सेम मिल गया है,
तो चाहे आप ये वाला मेथड लगाओ चाहे ये वाला मेथड लगाओ, आपको यहाँ पे भी प्लस सी लिखना है और यहाँ पे भी 1/3 को हटा के उसकी जगह क्या लिखना है, प्लस सी ही लिखना है। x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। आप 1/3 को नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, सी, इंटीग्रल कांस्टेंट। अब देखना, अब दोनों का आंसर यही, चाहे हमने ये वाला मेथड लगाया चाहे हमने ये वाला मेथड लगाया, दोनों तरह से ही आपका बिल्कुल सेम आंसर दिख रहा है। ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रल कांस्टेंट माने इसको बोलते हैं समाकलन गुणांक क्यों लगाना जरूरी है। ओके, अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, अब हम इनके सॉल्यूशन चालू करते हैं। अब देखना कितना इजी वे में इनके सॉल्यूशन होते चले जाएंगे। 1i = x³, तो इसका इंटीग्रेशन x⁴/4 प्लस सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इंटीग्रल कांस्टेंट लगाना बिल्कुल मत छोड़ना, इंटीग्रल कांस्टेंट लगाना कंपलसरी है। अब सेकंड, i = 3 x⁻³ dx। हाँ, एग्जाम में अगर ये आ जाए तो साइड से ये फॉर्मूला जरूर लिखना है। x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n+1 n+1 प्लस सी होता है, n ≠ -1। ऐसे एग्जाम में ये फॉर्मूला शो करना है कि कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है। कोएफिशिएंट बाहर कर दिया, x⁻³ का इंटीग्रेशन x⁻²/-2 प्लस सी। सीधी सी बात है, 3 था पावर 4 की, जितनी पावर 4 बनी उतने का डिवाइड दिया। ऐसे यहाँ -3 को एक पावर बढ़ाएंगे तो -2 हो जाएगी। देखो -2 ज़्यादा है ना, तो -3 से एक ज़्यादा किया है इसको, जितनी पावर ऊपर बनी उतने का डिवाइड देना है। तो ये आपका आंसर हो गया। तीसरा, i = 4x³ dx -4 x⁻5 dx। यही वाला फॉर्मूला लगाओ, यही वाली ट्रिक लगाओ। x⁻4/4, पावर बढ़ाओ, जितना पावर ऊपर आ जाए उतने का डिवाइड दे दो। 4 x⁻⁻4/-4 प्लस सी। तो ये आ गया आंसर x⁻4 और माइनस माइनस प्लस x⁻4 प्लस सी। ये हमारा आंसर। तो इस तरह से सॉल्व होते चले जाएंगे। मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना कि चाहे आपका होल स्क्वायर हो तो उसको ओपन करके करना है। अगर आपका फ्रैक्शन में है, मतलब भिन्न के रूप में आपका फलन है, तो आप उसे इस तरह से सॉल्व करो कि वो भिन्न खत्म हो जाए, उसका बहुपद बन जाए, उसका पॉलिनोमियल बन जाए, तभी आप इस फॉर्मूले का। क्वेश्चन नंबर 2 11A का, ये भी x⁻n वाले फॉर्मूले पर ही डिपेंड है। तो आप सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इसको आप लिखोगे x⁻1/2 dx। x⁻1/2 में एक जोड़िए भाई, तो कितना हो जाएगा x⁻3/2 और डिवाइड में 3/2, माने आंसर आया हमारा 2/3 x⁻3/2 प्लस सी। सी लगाना मत भूलना। अब 1/x², तो हम इसे x⁻−2 कर लेंगे और फॉर्मूला नंबर 1 ही चल रहा है अभी, तो x⁻−1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो वही फॉर्मूला लगाना है। तो x⁻−1/-1 प्लस सी। एक पावर बढ़ा दो, x⁻−2 का एक पावर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 + 1 माने -1। जितनी पावर ऊपर आए उतनी ही नीचे लिख दो, ठीक है, आंसर मैच कर लेना। तो 4, इसको हम लिखेंगे x⁻−1/2 dx और ये 4, इसका इंटीग्रेशन -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस सी। तो इसको सिंप्लीफाई कर ही लोगे आप लोग। 4 ये आ जाएगा -1/2 1/2 माने 2 हो जाएगा x⁻1/2 प्लस
सी, है ना। तो 8 अंडर रूट, मतलब ये आंसर लिख देना इसका, 8 अंडर रूट एक्स प्लस सी, है ना। चलो हाँ, इसमें थोड़ा सा एक नियम ध्यान रखना भैया आप लोग, बिल्कुल इसको याद कर लो। अभी प्रूफ कर सकते हैं हम, इसे समझा सकते हैं कि ई और लॉग क्यों कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो ई और लॉग को कैंसिल आउट कर दिया करो, बीच में कोई वैल्यू ना हो, तो ये बच जाएगा अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और अंडर रूट एक्स से एक्स को काटेंगे तो रूट किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और 1 अपॉन रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमने, सॉरी इंटीग्रेशन ये रहा, ये कर दो, ठीक है। तो इसमें 4 था, बस 4 हटा दो, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये 1 अपॉन रूट एक्स का किया है ना, बस 4 हटा दो, 4 हटा दिया, बाकी का पूरा आंसर ये लिख दिया सेम टू सेम। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। सवाल नंबर 3, ये भी बहुत आसान है, बस आपके 2 फॉर्मूलों की नई एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। देखो कैसे हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 1। तो लिखने का तरीका i इक्वल टू 1/2, कॉफिशिएंट बाहर रखिए, और 1/x dx। 1/x का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, log x प्लस सी, ठीक है। यहाँ साइड से आप लोग याद करिए 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी, ये सेकंड फॉर्मूला लग गया इसमें, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी, क्योंकि x की पावर -1 बन रही है, x की पावर -1, n इक्वल टू -1 के लिए फॉर्मूला नंबर 1 नहीं चलेगा, ओके। और वैसे भी आप चेक कर सकते हो, इधर आपके जितने भी आंसर निकल रहे हैं ना, उसको डिफ्रेंशिएट करो तो यही आ जाएगा 1/2, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और प्लस सी का 0, ओके। सेकेंड, i इक्वल टू, हर सवाल को i मान के करिए, ठीक है। 2x² dx प्लस e की पावर x dx 2, ये तो वही फॉर्मूला नंबर 1, x की पावर 3/3 प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है ना। तो ये तीसरे फॉर्मूले की एंट्री हो गई यहाँ पर, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी। आप लोग फॉर्मूले अगर याद करने हैं तो आपके जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उससे पहले स्टार्टिंग में ही नूतन आरवी त्रिपाठी की स्टार्टिंग में ही डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, और भैया आप लोग अगर फॉर्मूले याद कर लो, इंटीग्रेशन के सूत्रों को याद कर लो, घोंट डालो, और इकट्ठे नहीं याद कर सकते आप लोग, 5 फॉर्मूले अगर याद करोगे धीरे धीरे, कुल मिला के 32 फॉर्मूले हैं समाकलन के, और आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फॉर्मूले याद करिए, ठीक है। मैं आपको जैसे जैसे यूज होते जाएंगे फॉर्मूले बताता जाऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये आंसर ये हो गया। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन भी e की पावर x होता है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो देखो यही आंसर आ जाएगा 2 3, इसका डिफ्रेंशिएशन 3x², 3 से 3 कट गया तो ये आ गया। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन भी e की पावर x होता है, इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है, और c का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0, मतलब आंसर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपका मेन सवाल आ जाएगा ये, ठीक है। चेक कर सकते हैं। तीसरा, x³ -1/x²। तो सबसे पहले आप लोग कोशिश करना कि ये फ्रैक्शन से आप पॉलिनोमियल में इसको कन्वर्ट करें, माने ये जो भिन्न है उससे आप बहुपद बनाइए। बहुपद कैसे बना सकते हैं हम, इसमें x² का अलग अलग भाग लगा सकते हैं, x³/x² dx और -1/x² dx। तो ये x dx आया, ये x की पावर -2 dx आया। फॉर्मूला नंबर 1 लगाइए, x की पावर 1 है तो x²/2 हो जाएगा, ये x की पावर -1/-1 हो जाएगी प्लस c। तो ये आपका आंसर x²/2 प्लस 1/x प्लस c। तो सिंपल फॉर्मूला नंबर 1 चल रहा है। सेकंड फॉर्मूला ये आ गया 1/x का, तीसरा e की पावर x का फॉर्मूला आ गया,
तो बड़ा इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं।